बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम अपना चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हमने दो एसएलओ कवर करने हैं। एक एसएलओ है रैशनलाइज हाउ पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिफाइन क्लोनिंग। अब जरा हम बैकग्राउंड देखते हैं। हम अभी अभी प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड पढ़ के आए हैं, जो दो तरह से हो रहा था। एक नेचुरल था, एक में हम ह्यूमंस जो थे आर्टिफिशियली वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके नए प्लांट्स बना रहे थे। यानी हम ए सेक्सुअल मेथड को पढ़ के आए हैं। अभी हम सेक्सुअल मेथड पे नहीं गए। साथ ही उसने हमें एक स्पेसिफिक केस दे दिए विच इज पार्थेनोजेनेसिस। पहले तो हमने इसे समझना है कि पार्थेनोजेनेसिस है क्या। जब आप समझ लोगे तो कहता है आपने रैशनलाइज करना है, यानी कि आपने इस प्रोसेस को समझ के खुद बताना है कैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है असल में। और साथ ही हमने क्लोनिंग को डिफाइन करना है। ठीक, नए एसएलओज है, इंपॉर्टेंट है। आइए इन्हें हम समझते हैं। नॉलेज हमने ले लिया, पार्थेनोजेनेसिस एंड क्लोनिंग दो टॉपिक्स हैं, दो एसएलओज हैं, तो दोनों को कर लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस हम कहते हैं कि ये असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है। और वजह क्या है इसको हम समझ लेते हैं। हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस असल में डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमीट बाय अ मेल गैमीट। अब जरा आप खुद देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और आपके पास डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। यह जाइगोट ग्रो करता है एक कंप्लीट इंडिविजुअल में। हम इस सारे मेथड को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहां क्या हो रहा है, कहता है आपके पास मेल गैमीट नहीं है, यानी आपने मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज नहीं करवाया, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ऑर्गेनिज्म बन जाए तो आप इसे कहते हो पार्थेनोजेनेसिस। ये पहले हमने पार्थेनोजेनेसिस को समझा है कि कोई मेल गैमीट नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, डायरेक्ट आप देख रहे हो कि फीमेल बॉडी से ही एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया है। ये आपके पास है पार्थेनोजेनेसिस। अब आप खुद देख सकते हो कि हमारे पास यहां दो पेरेंट्स इंवॉल्व नहीं है। दो पेरेंट्स इंवॉल्व ना होने का मतलब यहां दो गैमीट्स इंवॉल्व नहीं है, एक मेल और एक फीमेल, वो दोनों नहीं है। यहां एक ही पेरेंट है और उसका एक ही गैमीट या सेल है जो ग्रो कर जाता है, और वो ग्रो करके एक फंक्शनल एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो आगे से पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। हम इस मेथड को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। चूंकि यहां पे दो पेरेंट्स और दो गैमीट्स शामिल नहीं थे, इसलिए ये आपके पास असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ठीक है, एग्जाम्पल जरा हम लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जाम्पल है हनी बीज की। आपको सुन के हैरानगी होगी, वहां ये सब नेचुरली हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसे वो प्लांट वाले वेजिटेटिव नॉन वेजिटेटिव से अलग करके आपके पास किताब में भी लिखा है और यहां भी पढ़ा रहा हूं कि ये चीज नेचुरली हो रही है। हनी बीज के अंदर ना इनके जो मेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्रोन्स। ये हैप्लॉइड होते हैं। अब आप खुद गेस करो ये हैप्लॉइड कैसे होते हैं। ये हैप्लॉइड तभी होते हैं कि जब जो इनकी क्वीन है, फीमेल क्वीन है जिसका काम एग ले करना है, वो क्वीन इन एग्स को मेल गैमीट्स यानी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं करवाती। ठीक है, आई रिपीट, जो क्वीन है उसके पास है एग्स। अब अगर वो अपने एग्स को मेल गैमीट यानी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ना करें और वही एग ले कर दे और वो एग आगे से डेवलप हो जाए, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बना होगा, क्योंकि यहां मेल और फीमेल गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। मेल गैमीट की एब्सेंस में ही फीमेल गैमीट जो है वो ग्रो कर गया है और उसने एक पूरा इंडिविजुअल बना दिया है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस मेथड के थ्रू जब भी वो हैप्लॉइड
एग ग्रो करके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएगा ना, हनी बी में हमेशा वो मेल होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। तो हनी बीज में जो नेचुरली आपके पास मेल हनी बीज होती हैं, ये समय पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बनी होती हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स नहीं होती। हैप्लॉइड एग होता है क्वीन का जो ग्रो करके मेल बनाते हैं। हां, जब फीमेल हनी बीज बनानी होती है ना, तब आप देखते हो कि जो क्वीन बी है ये अपने एग को मेल के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करती है। तो जब आपके पास हनी बीज में एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, तब आप देखते हो आपके पास फीमेल हनी बीज बनती है, जिन्हें आप वर्कर्स कहते हो। क्योंकि इनकी जो कॉलोनी है, अगर आपको याद हो, हमने अपने चैप्टर के फर्स्ट एसएलओ में कुरान एंड स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी, वहां मैंने आपको बुक में साइड इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि यह भी अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है जो उसमें कुरान पाक में आया है कि अल्लाह ताला जब शहद की मक्खियों को मुखातिब करते हैं कि जाओ और अपना घर तलाश करो, पहाड़ों में, घरों में, वो डिफरेंट जो पोजीशन है उनमें, और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलो। और वहां ये सब जिक्र है कि वो किस तरह से फलों से या फूलों से रस चूसती है और फिर हनी बनाती है। वहां अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, साइड बॉक्स में मैंने ये बताया हुआ है कि जो अल्फाज यूज हुए हैं ना हनी बीज को मुखातिब करने के लिए, वो फीमेल के लिए यूज हुए, मेल के लिए नहीं हुए। और आज हमने जब इतनी सदियों के बाद रिसर्च की है तो हमें पता लगा है कि इनमें जो कॉलोनी होती है, उसके जो वर्कर्स होते हैं, जो हनी बीज बना रहे होते हैं और बाकी की मेजर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो फीमेल वर्कर्स होती हैं। और ऑब्वियस ही बात है, क्वीन जो है वो भी फीमेल होती है। तो जब भी इस कॉलोनी में फीमेल वर्कर्स बनने हैं या क्वीन बननी है, तो आप देखोगे नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसेस हो रहे हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये हनी बी के पास इख्तियार है, क्वीन के पास, कि वो चाहे तो स्पर्म को एग के साथ फर्टिलाइज ना कराए और बिना फर्टिलाइजेशन के एग ले कर दे, और वो एग हमेशा मेल ड्रोन बनाएगा। तो ये क्या हुआ? पार्थिनोजेनेसिस हुई। इसी तरह आप देखते हो आपको एफिड की स्पीशीज में भी ये प्रोसेस मिलता है, उनमें भी ऐसे ही होता है कि वो पार्थिनोजेनेसिस करवा रहे होते हैं, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग जो है वो जाइगोट में डेवलप होके एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बना देते हैं। कहते हैं स्पेशली ये काम ना, ये जो एफिड हैं या बाकी हनीबीज जैसे ऑर्गेनिज्म है, ये पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस स्पेसिफिकली तब करते हैं जब माहौल इनके लिए साजगार होता है, फेवरेबल होता है, इनको तमाम कंडीशंस फुलफिल मिल रही होती हैं। तो ये अपनी पॉपुलेशन को जल्दी से बढ़ाने के लिए ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं जाते, कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये बिना फर्टिलाइजेशन के गैमीट्स बनाए ही एसेक्सुअल मेथड से अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट्स का, तो अगर मैंने पार्थिनोजेनेसिस और क्लोनिंग पढ़ना है तो इसका मतलब है ये किसी तरह प्लांट्स के साथ रेलेवेंट है। अभी जो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है और एग्जांपल देखिए, उसमें हम एनिमल्स की बात करें, लेकिन ऐसा ही प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है। अब प्लांट्स में जो पार्थिनोजेनेसिस होती है ना, उसके लिए हमने एक स्पेशल वर्ड किया हुआ है अपनी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसे आप कहते हो एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? ये असल में प्लांट्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस है। यहां क्या होता है? यहां हम कहते हैं इनमें सीड्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब चूंकि अभी हमने सेक्सुअल मेथड पढ़ना है, इसलिए आपको यह स्टेटमेंट वहां 100% श्योर हो जाएगी, लेकिन बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं कि क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, हमने चैप्टर 2 में फ्लावर पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि फ्लावर के ऊपर दो पार्ट्स थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था स्टेमन, जिसमें एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, जिसमें मेल गैमीट होता है। यह पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल के ऊपर। अब वो जो कार्पल था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैंने आपको दिखाया था कि उसका निचला हिस्सा जो है वो स्वॉलन है, जिसे आप ओवरी कहते हो। इस ओवरी के अंदर ना, यहां पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीपल, एक से ज्यादा, इन्हें हम ओव्यूल कहते हैं। अब होता पता क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन, कि हमारे पास पॉलन ग्रेन जो है वो यहां आके ड्रॉप करता है,
और इससे एक ट्यूब निकलती है। इस ट्यूब का काम यह होता है कि इस पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद जो मेल गैमीट है इसे एग तक लेकर आना। और एग पता है कहां पड़ा हुआ है? एग पड़ा हुआ है इस ओव्यूल में। तो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर है एग। जैसे ही पोलन ग्रेन से मेल गैमीट आके ओव्यूल में मौजूद एग के साथ फर्टिलाइज करता है ना, ये आपने स्कीम समझनी है कि जैसे ही ओव्यूल में मौजूद एग जो है इसके पास स्पर्म आया और फर्टिलाइज किया, ये दोनों तो फर्टिलाइज करके बन गए जाइगोट। और जाइगोट किस में था? ओव्यूल में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर एग स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट बना तो जो ओव्यूल होता है ना, ये सीड बन जाता है। तो ओवरी क्या बनती है? ओवरी आपके पास फ्रूट बन जाती है। अब समझ आई कि फ्रूट, उसके अंदर सीड, वो क्या होता है। यहां क्या हो रहा है कि आपके पास सीड बन रहे हैं, यानी ओव्यूल सीड में चेंज हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। ये काम नहीं हो रहा, स्पर्म नहीं आया। नेचुरली स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तब आप देखते हो कि जाइगोट बनता है और ओव्यूल चेंज होता है सीड में, ओवरी चेंज होती है फ्रूट में। हम क्या कह रहे हैं कि एपोमिक्सिस प्लांट में एक किस्म की पार्थिनोजेनेसिस है। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी बिना मेल स्पर्म के आए और उसके फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज किए बगैर ही सीड बन गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये जो ओव्यूल था, इसमें जो एग था वो खुद ही जाइगोट में डेवलप हो गया बिना स्पर्म के। और वो फिर आगे से कंटिन्यू रहा कि आपके पास एग जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में हो गया, ओव्यूल सीड में चला गया और ओवरी फ्रूट में बन गई, हालांकि मेल स्पर्म आया ही नहीं। तो ये भी आपके पास प्लांट के अंदर पार्थिनोजेनेसिस की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या हो रहा है इसमें? ये देखो, कहते हैं सीड डायरेक्टली बन रहा है। किससे बन रहा है? ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर मौजूद डिप्लॉयड सेल से। समझ रहे हो कि ओव्यूल में नॉर्मली ये जो डिप्लॉयड सेल होता है, इसमें जब मियोसिस होती है तो ये एग बनाता है और आके स्पर्म मिलते हैं। कहते हैं आपके पास ये जो डिप्लॉयड सेल है ये गमीट फॉर्मेशन में जाता ही नहीं है, ये डायरेक्टली आप देखते हो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेवलप होके सीड में कन्वर्ट होता है। ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, और इसके अंदर जो डिप्लॉयड सेल होता है ये एक फंक्शनल एम्ब्रियो बन जाता है। फंक्शनल एम्ब्रियो से मतलब है कि वो एम्ब्रियो की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, और वो एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करके नया प्लांट बना देता है। और आप देखते हो कि ना कोई फर्टिलाइजेशन हुई है, ओव्यूल सीधा सीड में कन्वर्ट हो गया। इट इज एपोमिक्सिस। कहते हैं विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। कोई मियोसिस नहीं, कोई गैमीट्स नहीं बने, इसका मतलब है कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। मैं इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूं इन पॉइंट्स पे कि एग्जामिनर ने आपको यहां से एमसीक्यूज देने हैं, और जब आपने क्वेश्चन को एड्रेस करना है ना, तो वो इन्हीं की टर्मिनोलॉजीज को देखेगा। इसी से उसे पता लगेगा कि बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर हैं, उसने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया। इसलिए हमने इन चीजों को फोकस करना है। अब आप खुद देखो, जब हमने ये तय कर लिया कि ये एक एसेक्सुअल मेथड है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो जेनेटिकली डीएनए के लेवल पे आइडेंटिकल है अपने पेरेंट से। क्यों? मियोसिस नहीं हुई। हमें पता है कि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स चेंज करते हैं, वैरायटी आती है। मियोसिस के बगैर जब एसेक्सुअल मेथड होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कोई वैरायटी नहीं आती। इसलिए आप देखते हो पेरेंट प्लांट और उससे बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, नए प्लांट्स, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये आपके पास एसेक्सुअल मेथड है। क्लियर है? दूसरा एसएलओ क्या था? डिफाइन क्लोनिंग। अच्छा, मैंने इसके साथ एक सिमुलेशन का लिंक भी दिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपने थोड़ा सा खुद पढ़ना है, वो खुद आपको गाइड करेगा। ठीक है, हमारे पास अभी शायद टाइम नहीं होगा, कल मिला तो देख लेंगे। आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा, मैं बेसिक समझा दूंगा, आपने इसको फॉलो करना है। होगा सिर्फ ये कि आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट रह जाएगा, व्हाट इज क्लोनिंग। अच्छा, क्लोनिंग क्या है? और फिर हमने ऑब्वियसली प्लांट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ लिंक करना है। क्लोनिंग हम कहते हैं कि ये आपके पास एक मेथड है टू जनरेट
जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी किसकी? सेल की, ऑर्गेनिज्म की। लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो सेल और ऑर्गेनिज्म के दरमियान टिश्यू की। यानी वो मेथड जिससे आप एक सेल, एक टिश्यू या एक ऑर्गेनिज्म, उसकी एग्जैक्ट वैसी ही कॉपी बनाओ, दिखने में नहीं, जेनेटिकली भी। जेनेटिकली सेम होगी तो दिखने में भी सेम होगी। तो जब हम किसी सेल की, टिश्यू की, ऑर्गेनिज्म की, मैं 3 डिफरेंट लेवल ले रहा हूं, मैं खुद एम्फसाइज कर रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड करो, ये काम सेल लेवल पे भी होता है, टिश्यू लेवल पे भी होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी होता है। जब हम जेनेटिकली एग्जैक्ट वैसी ही चीज बना देते हैं, ये जो मेथड यूज हुआ है, इट इज क्लोनिंग। ठीक, कहते हैं नेचुरली ना, नेचर में ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड करते हैं, असल में वो यही है कि इस एसेक्सुअल मेथड के नतीजे में अभी हमने देखा कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं, इसी को क्लोनिंग कहते हैं। और वो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, इन्हें आप क्लोन्स कहते हो कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, ऑफस्प्रिंग भी और उनका पेरेंट भी, सब मिला के वो जो सेल है, ऑर्गेनिज्म है, वो भी, और उसकी जो आपने कॉपीज बनाई है वो भी, सबको आप कहते हो ये क्लोन्स है, एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की। तो ये नेचर में ऑलरेडी हो रहा है कि एसेक्सुअल मेथड में लिविंग ऑर्गेनिज्म यही काम करते हैं कि वो क्लोन्स बनाते हैं। मेथड ऐसा नहीं है, मेथड डिफरेंट है, लेकिन रिजल्ट यही होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स बनते हैं। हम क्लोनिंग में जिसे हम एम्फसाइज करते हैं, उसमें हम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं कि इसमें हमारी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको नेचर में दिखाऊं, तो अभी हमने बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन पढ़ी थी। एक सेल था, सिंगल डीएनए था, डीएनए की कॉपी बनी, सेल डिवाइड कर गया। अब चूंकि पेरेंट सेल वाला जो डीएनए था उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनी है, और जब सेल डिवाइड करके 2 सेल में डिवाइड हुए, तो दोनों सेल का डीएनए तो सेम है, इसलिए आप कहते हैं वो जेनेटिकली एक दूसरे से सेम है, वो क्लोन्स हैं एक दूसरे के। ठीक, तो क्लोनिंग भी यही चीज है कि हम जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाए। नेचर में ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, आर्टिफिशियली कहता है कि हम क्लोनिंग से पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। अब ये कहने में बड़ी आसान चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था पिछली सदी के आखिर में, जब हमने ये अचीव किया था कि एक एनिमल की, एक मैमल की हमने क्लोनिंग की ऑर्गेनिज्म लेवल पे, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया था। थोड़ा सा हिंट दे रहा है, कैसे? कहते हैं कि इसमें होता यह है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल हम लेते हैं, यानी कि वो डोनर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना क्लोन बनाना चाहता हूं, तो मेरा जेनेटिक मटेरियल यूज होगा और उसे किसी सेल में डाला जाएगा, और वो सेल अगर ग्रो करके पूरा इंडिविजुअल बना दे, तो उस सेल के पास अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो मेरे वाला है। तो इसका मतलब है वो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उस सेल से, वो मेरे जैसा होगा, तो मेरा क्लोन होगा, वो मेरा जेनेटिक मटेरियल यूज हुआ है। तो कहते हैं हम आर्टिफिशियली पूरे ऑर्गेनिज्म का क्लोन बना सकते हैं। कैसे? कि जो जेनेटिक मटेरियल दे रहा है, इनिशियली जिसका आपने जेनेटिक मटेरियल लिया था, आप बिल्कुल उस जैसा ऑर्गेनिज्म बना सकते हो। इस लाइन का मतलब यह है कि जिसने ओरिजिनली जेनेटिक मटेरियल दिया था, आप बिल्कुल वैसा ही उसका क्लोन बना सकते हो आर्टिफिशियली। मेथड क्या है इसको भी देखेंगे। फर्स्ट हमने जो मैमल क्लोन किया था, ये एक शीप थी, इसको नाम दिया डॉली। आपने जाना है, गूगल करना है, डॉली लिखोगे, डॉली शीप, आपके पास वो दुनिया की पहली मैमल शीप आ जाएगी, ओवरऑल पहली मैमल जिसको क्लोन किया गया था। ठीक है, अब हमने इसको अप्लाई करना है प्लांट्स पे। क्लोनिंग में होता क्या है, मैं आपको ये भी बेसिकली समझा दूं, एक समरी देता हूं। यहां पे ये खाली जगह, यहां हम इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। एक जो है वो डोनर होता है, और दूसरा वो होता है जो रेसिपिएंट होता है। हम क्या करते हैं कि ये जो रेसिपिएंट सेल है ना, इसका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ना, हम इसकी क्लोनिंग करवाना चाहते हैं, हमें किसी वजह से ये पसंद है। अब वो इसकी खसूसियात है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हैं, ट्रेट्स हैं, हम इसका न्यूक्लियस निकालते हैं और इसको दे देते हैं। बात समझ आई कि डोनर के सेल का न्यूक्लियस निकाला, जेनेटिक मटेरियल निकाला, और इस सेल को दे दिया जिसका न्यूक्लियस हमने डिस्ट्रॉय किया था। अब ये सेल हमने लिया किससे होता है? ये ऑलरेडी हमने एक फीमेल बॉडी से लिया होता है।
तो हम फिर क्या करते हैं, इस सेल को दोबारा उस फीमेल बॉडी में एंटर करवा देते हैं जहां पे ये सेल ग्रो करते हैं और ग्रो करके इंडिविजुअल बनाते हैं। अब इस सेल से जो इंडिविजुअल बनता है, आप खुद देखो कि वो इंडिविजुअल उससे मिलेगा जिसका जेनेटिक मटेरियल यूज हुआ था। ये एक बेसिक सी स्कीम है क्लोनिंग की, और जो मैंने आपको सिमुलेशन दी है उसमें यही वो चीज हाईलाइट की हुई है। अब हम प्लांट्स को अगर देखें तो प्लांट्स भी जो है वो एसेक्सुअल मेथड से क्लोन्स बनाते हैं। ठीक है, कहते हैं ये जो क्लोन्स बनते हैं जिन्हें वो कह रहे हैं क्लोन प्लांट्स, ये कहते हैं उस पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं जिसका आपने डीएनए यूज किया होता है। प्लांट के केस में भी तो ऐसे ही होगा। क्या फर्क आएगा, सिर्फ ये फर्क आएगा। ठीक है, इसमें आप इस टेक्निक को नाम देते हो टिश्यू कल्चर टेक्निक। हम ये क्लोनिंग का मेथड क्यों करते हैं, क्योंकि जो पेरेंट होता है ना, हमें उसके कुछ ट्रेड्स पसंद होते हैं। अगर मैं एनिमल की बात करूं तो मैं कहूंगा कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ये उसका एक अच्छा ट्रेड है। जैसे कुर्बानी के जानवरों में आप ये चीज देख सकते हो। अगर आपने कोई से रेसिंग में यूज करने हैं, हॉर्स यूज करने हैं, बुल्स यूज करने हैं, तो आप वो हॉर्स, वो बुल जो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अच्छा स्टेमिना वाला है, आप उसकी क्लोनिंग करवाना चाहते हो, आपको उसका ये ट्रेड पसंद है। प्लांट्स में आप क्या देखोगे, किस प्लांट में वेजिटेशन ज्यादा होती है, जल्दी ग्रो करता है, ज्यादा अच्छे से एनवायरमेंट को बर्दाश्त करता है, ठीक है, जिसमें ज्यादा अच्छा फ्रूट बनता है। तो वो जो डिजायरेबल ट्रेट होता है ना, हम उसकी बिना पे पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं, इसका फिर हम जेनेटिक मटेरियल लेते हैं और इसकी कॉपीज बनाते हैं। अब प्लांट में ये जो एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म बनाने वाला मेथड है, जिसे हम जनरली क्लोनिंग कह रहे हैं, उसके लिए प्लांट में हमने टर्म यूज की टिश्यू कल्चर टेक्निक। आपको खुद आइडिया हो गया होगा। टिश्यू कल्चर टेक्निक में आप क्या करोगे, आप सिंपली पेरेंट प्लांट का टिश्यू लोगे। अगर याद करो, मैंने स्टार्ट में क्लोनिंग को क्या समझाया था कि आप इसमें सेल टिश्यू लेवल पे भी ये काम करते हो। तो हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में फिर क्या करेंगे, पेरेंट सेल से टिश्यू लेंगे। ये लेट से वो प्लांट है, हमने इस पेरेंट प्लांट का छोटा सा स्क्रैप लिया जो कि ऑब्वियसली इसका टिश्यू है, और मैं इस स्क्रैप को अब क्या करूंगा, किसी मीडियम में ग्रो करवाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास मीडियम पड़ा हुआ है। इस मीडियम की क्या खासियत होती है, इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है, पानी होता है, हर वो चीज जो इस टिश्यू को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पेरेंट प्लांट का टिश्यू लेता हूं, उसे इस मीडियम में रख देता हूं, और इस मीडियम के अंदर ऑलरेडी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसको ग्रो करने के लिए चाहिए। ठीक, ये जो आपके पास पेरेंट प्लांट होता है जिसका आप टिश्यू ले रहे हो, इस पीस को आप कहते हो एक्सप्लांट। ठीक है, वो जो आपने टिश्यू का पीस रिमूव किया, इसे आपने पेट्री डिश में ग्रो करवाया जिसके अंदर था मीडियम। होता यह है कि उस मीडियम में आप देखते हो इस टिश्यू की ग्रोथ होती है और इससे छोटे छोटे मल्टीपल प्लांट्स बनते हैं, बिल्कुल इसकी तरह के। मेथड क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड है। इन शॉर्ट कि सबसे पहले आपके पास कैलस बनता है। कैलस क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के ग्रुप को कहते हैं। अगर याद करो, हमने पीछे ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं, जो अभी डिफरेंशिएट नहीं किए होते, जिनकी कोई प्रॉपर शेप और फंक्शन नहीं होता। और हमने इनकी एग्जांपल पढ़ी थी कि हमारी बॉडी में हम इन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। याद आया कुछ? तो यही प्लांट्स के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इसे आप कैलस कह रहे हो। वो जो कलेक्शन आती है अनडिफरेंशिएटेड सेल की, ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, अब जब ये डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो फिर ये एक पूरा प्लांट बनाते हैं, उसके रूट सेल्स बनाते हैं, स्टेम सेल्स बनाते हैं, लीफ सेल्स बनाते हैं। तो आपके पास इस मीडियम की मदद से हम क्या करते हैं कि हम इससे पहले कैलस बनाते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, वो फिर ग्रो करके बेबी प्लांट्स बनाते हैं। आप फिर इन्हें, इन बेबी प्लांट्स को यहां से उठाते हो और सॉइल में ट्रांसफर कर देते हो। इट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक, क्योंकि आपने पेरेंट प्लांट का टिश्यू लिया था इसमें। ठीक है, और बेसिकली ये क्लोन्स प्रोड्यूस करने का मेथड है, क्योंकि ये जो नए प्लांट्स बनेंगे ये एग्जैक्ट इस पेरेंट प्लांट के होंगे जिसको आपने यूज किया था, जिसका आपने एक्सप्लांट लिया था। ठीक है, और इन नए प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्लांटलेट्स। ठीक हो गया। कहते हैं कि ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, इससे आप पेरेंट प्लांट का सेल, टिश्यू या कोई भी ऑर्गन जो है वो यूज करके नए प्लांट्स बना सकते हो। तो हमने भी तो यही बात की।
ये वो सारा मेथड है जो मैंने आपको भी समझाया है। किसमें क्या होगा, स्मॉल पीस लोगे प्लांट टिश्यू का पेरेंट प्लांट से, उसे कल्चर मीडियम में रखोगे जिसके अंदर आपने तमाम न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स दिए होते हैं टिश्यू को ग्रो करने के लिए, ताकि ये टिश्यू ग्रो करके नया प्लांट बनाए। इस टेक्निक में आप देखते हो कि आप इससे रैपिड मल्टीप्लीकेशन करते हो प्लांट्स की। ठीक है कि ये एक आसान मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है। स्पेशली कहता है कि हम उन प्लांट्स को, उन स्पीशीज को ग्रो करवाते हैं इस मेथड से जिनके बारे में हमें लगता है कि इन्हें सीड से ग्रो करना मुश्किल है, कि अगर हम सीड से ग्रो करेंगे हमें डिफिकल्टी का सामना है या इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी, या फिर आप देखते हो उनका जनरेशन टाइम लंबा होता है कि सेक्सुअल मेथड के थ्रू वो जो इनके ग्रो करने का, बनने का, ग्रो करने का टाइम है वो बहुत लेंथी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से ये काम करें। फिर हम आते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक की तरफ से, और किस बेस पे कर रहे होते हैं कि वो जो पेरेंट प्लांट है हमें उसकी डिजायरेबल ट्रेट्स बड़ी पसंद है। उन ट्रेट्स की बेस पे हम चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं। ट्रेट्स क्या हो सकती हैं, हाई यील्ड यानी कि पैदावार ज्यादा दें, टेस्ट अच्छा हो, या फिर आप देखते हो कि वो डिजीज और पेस्ट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, और किसी भी स्पेसिफिक माहौल में वो बहुत जल्दी एडॉप्ट हो जाते हो। आपने इसे अंडरस्टैंड करना है, बुक से पढ़ना है, क्लोनिंग की मैंने सिमुलेशन दी है उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमारा जो एसएलओ था हमने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, हमने रैशनलाइज किया कि किस तरह पार्थिनोजेनेसिस असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, और हमने क्लोनिंग को समझा और उसे प्लांट के साथ लिंक किया टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करें, एसएलओ बेस के एग्जाम की तैयारी करें। कल इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।